Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। ओके गाइस, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, और आप लोग देखेंगे कि हमने दो लॉज जो पढ़े उनके स्टेटमेंट एक बार रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट ऑलवेज रिमेन इन मोशन, body is at rest, always remain at rest unless an external force is applied on it. Okay, now second law ये कहता है कि force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. Okay, इन दो लॉज के बाद और इम्पल्स में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। ओके, तो व्हाट डज द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स? सो इट स्टेट्स दैट to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसका स्टेटमेंट है, द शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट जो हम समझ सकते हैं। ओके, और इसका ये मीनिंग है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा किस में अकर होते हैं? पेयर्स में, यानी कि फोर्सेस जब भी नेचर में लगेंगे तो वो किस में रहेंगे? वो पेयर में रहेंगे। लाइक मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस हाथ को इस हाथ से मारा। ओके, तो जब इस हाथ ने इसको मारा तो इस हाथ को भी इस हाथ की वजह से कुछ लगी। ये तो एक जंबल सी पहेली हो गई आपके लिए। लाइक आप किसी दीवार पर बॉल को फेंकेंगे, तो जब आप दीवार पर बॉल को फेंक रहे हैं तो दीवार से बॉल टकरा करके वापस आती है। ओके, तो जब दीवार पर बॉल जा रही है वो एक्शन है और दीवार से बॉल वापस आ रही है वो क्या है? रिएक्शन है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, आप दीवार पर एक मार रहे हैं। ओके, सो जब आपने दीवार को मारा तो आपकी वजह से दीवार को कुछ लगी, लेकिन दीवार की वजह से आपको भी कुछ लगेगी, दैट विल बी द रिएक्शन। सो एक्शन और रिएक्शन ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। हर फोर्स का एक इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है। लाइक जितना अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है उतना ही मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो बॉडी कांटेक्ट में है चाहे वो नहीं है, बट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एक बॉडी पर दूसरे के कारण फोर्स जितना है उतना ही दूसरी बॉडी पर पहले के कारण फोर्स है। ओके, सो यही कहलाता है कि फोर्सेस हमेशा किस में होंगे? पेयर में होंगे। यानी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दो बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, तो इसमें भी न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं कि लेट अस सपोज देयर आर टू बॉडी। ओके, लेट अस कंसिडर दैट देयर आर टू बॉडीज A and B. Okay, interacting with each other. मतलब एक दूसरे से एक्ट कर रही है, एक दूसरे से कोलाइड हो रही है। लाइक ऐसा है कि ये आपका बॉडी A है और ये आपका बॉडी B है। ठीक है, तो हमारे पास जब बॉडी A और B कोलाइड होगी, बॉडी A और बॉडी B कोलाइड होगी, तो A और ये हमारा बॉडी B। ओके, तो इस कोलिजन में क्या होगा कि बॉडी A B को धक्का देगी और B A को धक्का देगी। ओके, समझ रहे आप लोग? तो इस प्रोसेस में क्या होने वाला है कि B तो जाने वाली है इधर, ओके, और A आने वाली है उधर। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि ये जाएगी किधर वो उनके मोमेंटम पे और उस सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि A जब B पर फोर्स लगाएगी तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो वो हो गया आपका FBA। ठीक है, और B जब A पर फोर्स लगाएगा तो वो उस तरफ रहेगा, वो आपका हो गया FAB। ओके, सो यहाँ पर जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ कि FAB का क्या मीनिंग है, और FAB मीन्स फोर्स
ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, ठीक है। और एफ बी ए का क्या मीनिंग है? फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, ठीक है। जो पहले लिखा हुआ है उस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वी कैन से दैट एफ ए बी जो है वो एफ बी ए के क्या होगा? इक्वल होगा, और डायरेक्शन में अपोजिट भी है। देखिए डायग्राम से दिख रहा होगा आपका। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ we can say that एफ ए बी जो है या एफ बी ए जो है वो एफ ए बी का जस्ट इक्वल है और अपोजिट है, ठीक है। तो अगर हम एफ ए बी को क्या बोलते हैं? एक्शन, तो एफ बी ए क्या है? रिएक्शन। और अगर अपन एफ बी ए को बोलते हैं एक्शन, तो एफ ए बी क्या है? उसका रिएक्शन है। एक एक्शन है तो दूसरा क्या है? रिएक्शन है। ओके, ये जो स्टेटमेंट बना है ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपके लिए एक न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक शॉर्ट नोट बन चुका है। ओके, नेचर में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। ओके, वो प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल लिख के समझाऊंगा पूरा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन्स लॉ इन नेचर। नेचर में कहाँ पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल? एवरीवेयर, जहाँ कहीं पे भी आपने फोर्स देखा है तो उसका एक रिटर्न फोर्स होगा और वहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। बट जहाँ आप प्रैक्टिकली उसको रिलाई कर सकते हैं, डेली लाइफ में आपने देखा है, तो वो मैं आपके सामने एग्जांपल्स पुट करूँगा। ओके, सो क्या है हमारा पॉइंट? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स लॉ इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में अभी जो लेसन चल रहे हैं, जो लेक्चर्स चल रहे हैं, वो सभी थ्योरेटिकल चल रहे हैं। कुछ उनमें न्यूमेरिकल्स इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, बट लेटर ऑन जो क्लासेज रहेगी उसमें हम लोग नीट जेई का मटेरियल भी ऐड करेंगे। ओके, और ऐसा नहीं कि नीट जेई में ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं थ्योरेटिकल, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं। ओके, सो फर्स्ट है कि अ बुक केप्ट ऑन टेबल। जो एक टेबल पर अगर आप कोई बुक रखेंगे, ओके, तो उसमें कैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? ओके, लाइक मैंने कहा ये बुक है कोई, ओके, तो इस बुक का जो वेट है वो किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है। ओके, सो इफ आई से कि ये कोई टेबल है, ओके, और इस टेबल पर कोई बुक रखी हुई है। ओके, तो इस बुक का वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ, और रिएक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। इस बात को ऐसे भी समझ ले कि आप लोग, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, और रिएक्शन फोर्स कैसा होगा? ऊपर की तरफ। तो वी कैन से जो रिएक्शन फोर्स होता है वो माइनस ऑफ डब्ल्यू होता है। ओके, ये क्या है? रिएक्शन फोर्स के, और ये क्या है? हमारा वेट, जिस वेट को हम लोग कितना बोलते हैं? mg के इक्वल लिखते हैं। ओके, ये ऐसे ही रफली हमने टेबल ड्रॉ किया है। ओके, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन कोई भी चीज़ जो अर्थ पर है, किसी सरफेस पे हो, तो वो नीचे की तरफ क्या लगाती है? अपना वेट, और ऊपर की तरफ क्या लगता है? उसका रिएक्शन फोर्स। ओके, सो वेट एंड रिएक्शन फोर्स
आर इक्वल एंड अपोजिट। जब कोई मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड तो उसमें भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, उसका वेट किधर लगेगा, नीचे, और उसका रिएक्शन फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। ओके, तो दीज आर वेट एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं आप लोग। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, अ मैन वॉकिंग ऑन द प्लेन ग्राउंड। ओके, while walking on the ground, जब अपन ग्राउंड पर चलते हैं तो हम थोड़ा सा पैर को पीछे ऐसे रखते हैं, तिरछा पीछे की तरफ। ओके, तो while walking on the ground we press the ground with our feet slightly slanted in the backward direction. Okay, while walking on the ground we press ग्राउंड, ये क्या हो गया हमारा एक्शन। ओके, स्लाइटली स्लेंटेड, वी प्रेस द ग्राउंड स्लाइटली स्लेंटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। So we walk in forward direction. ओके, लाइक आपसे कहा जाए कि आप किसी चीज़ को ऐसे धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ। ओके, तो ये आपका पैर है तो पीछे की तरफ चल रहा है। ओके, तो इसको मैं वेक्टर में रिजोल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप किसी को पीछे धक्का दे रहे हैं तो आपको रिएक्शन कैसा मिल रहा है, ऐसा मिलेगा। अगर आप ऐसे धक्का दे रहे हैं, हल्का सा संभाल लेते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ उसका कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ऑल्दो ये बहुत कम रहता है एंगल, बट इस तरह से रहता है, तो ये उसका क्या रहेगा, आर साइन थीटा। क्या रहेगा, आर साइन थीटा, और ये क्या रहेगा, आर कोस थीटा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हम ऊपर की तरफ तो जाते नहीं हैं। ओके, तो ये आपका क्या बैलेंस कर देता है, वेट। क्या बैलेंस कर देता है, वेट। ओके, और ये क्या बैलेंस करता है, आपका वॉक को बैलेंस करता है, ये फ्रिक्शन से ओवरकम करता है। समझ में आ गई बात। तो मैं कह रहा हूँ कि इधर नीचे की तरफ आपका क्या लगेगा, वेट। ओके, रिएक्शन फोर्स थोड़ा टेढ़ा लगता है क्योंकि आप पैर को थोड़ा टेढ़ा मारते हैं। ओके, और ये एच आर कोस थीटा और एच साइन थीटा, तो आपको वॉक कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आर कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स है कई सारे। लाइक जब हम लोग किसी स्लिपरी ग्राउंड पर सैंड या स्लिपरी ग्राउंड पर पैर रखते हैं तो हम वॉक नहीं कर सकते क्योंकि उस पर अपन को रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है। ओके, तो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी और सैंडी सरफेस। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी किसी स्लिपरी सरफेस पर आप पैर रखते हैं तो आपका पैर पीछे की तरफ चला ही जाता है। ओके, यानी कि आपको रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता है। तो बिकॉज ऑन सैंडी और स्लिपरी सरफेस एक्शन इज नॉट properly done, so reaction force is also not obtained. ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किसी सैंडी सॉइल पर पैर रखेंगे तो सॉइल अपने पैर के साथ फैल जाती है, तो उसका एक्शन पूरा नहीं हो पाता है, तो रिएक्शन भी उसको नहीं मिलेगा। जैसे हम किसी पानी गिरा हुआ है सरफेस पर या ऑयल गिरा हुआ है उस पर पैर रखेंगे तो पैर उसके साथ पीछे चला ही जाएगा। हम पैर से जब ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं तो ज़मीन हमको आगे धक्का देती है। ये एक्शन और रिएक्शन पूरा पैर नहीं बन पाया। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द स्लिपरी और सैंडी सरफेस बिकॉज ऑन सैंडी सरफेस और स्लिपरी सरफेस द
एक्शन इज नॉट डन प्रॉपरली, एक्शन पूरा तरीके से नहीं हो पाता है, ओके। इसलिए हमको रिएक्शन भी नहीं मिल पाता है और वो पर्सन वॉक नहीं कर पाता है, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाइल हम जब किसी नदी में जहाज से उतरते, बोट से उतरते, तो हमें उसको टाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे एक्शन मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो वाइल वी आर एट द रिवर बैंक, जब किसी रिवर बैंक पर होते हैं तो शिप में से हमको उतरने के लिए उसको टाई करना पड़ता है। किस वजह से? न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। तो वाई वी आर एट द रिवर बैंक, वी टाई द शिप so that we may have proper reaction and action। अगर आप उसको टाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जैसे ही आप उस पर पैर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वो जो शिप है वो रिवर के साथ या लेक के साथ पानी में चली जाएगी, यानी कि एक्शन नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। सो वाइल वी आर एट द रिवर बैंक वी टाई द शिप विद रॉप, ओके, सो दैट वी मे हैव द प्रॉपर रिएक्शन एंड एक्शन, ओके। फोर्थ के बाद एक और देख लेते हैं, फिफ्थ लास्ट, कि अगर किसी वुडन ब्लॉक में हम लोग नेल को फिट करना चाह रहे हैं, हथौड़े से उसको मार रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा सा शॉक लगता है। वी फील शॉक व्हेन वी हिट द नेल इन वुडन ब्लॉक। जब किसी वुडन ब्लॉक में हम हिट करेंगे विद हैमर, ऐसा आप कह सकते हैं कि जब भी हम किसी वुडन ब्लॉक में नेल को हिट करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, हमको शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो वी फील शॉक व्हेन वी हिट द नेल इन द वुडन ब्लॉक विद हैमर। तो जब भी हथौड़े से उसको मारेंगे तो हर बार अपने हाथ को क्यों लगती है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से लगती है। ऐसे देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप बुक से देख सकते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ओके। और अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैसे हम सेकंड लॉ को इम्प्लीमेंट करें, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कैसे सेकंड लॉ से हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों को प्रूव करेंगे। सो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, ऐसा हमको प्रूव करना है, ओके। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, इसको बोर्ड को क्लियर करके। सो गाइज, अब हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डिराइव करते हैं, ओके। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बाय सेकंड लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव करना है बाय सेकंड लॉ। तो सिंस बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, ओके, और F इक्वल्स टू mv माइनस u बाय t, ओके। सिंस इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, मतलब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई न हो, ओके, तो ये हो गया ज़ीरो। एम वी माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सब टर्म्स इधर आके ज़ीरो हो गई। तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो गया, ज़ीरो, विच इम्प्लाइज v इक्वल्स टू u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी है। तो वी कैन से हैंस इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड देन द बॉडी एट रेस्ट ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। अगर u जीरो है तो v भी जीरो रहेगा। बॉडी इन मोशन, मतलब u मोशन में है तो v भी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक
ये v किसके इक्वल रहेगा, u के इक्वल रहेगा। सो हैंस, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, हैंस बॉडी एट रेस्ट ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। अ बॉडी इन मोशन ऑलवेज रिमेन इन मोशन unless an external unbalanced force is applied on it, ओके। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ का, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, ओके। और ये कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है वही आपकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर बॉडी मोशन में है तो वो किस में है, मोशन में ही रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ये स्टेटमेंट, यानी कि जब बोर्ड एग्जाम को हम लिखते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्टेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बाय द सेकंड लॉ, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब हम थर्ड लॉ को लाते हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बाय सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करना है हमको सेकंड लॉ से। सपोज दैट दो बॉडी कोलाइड हो रही है, ओके, और वो बॉडी क्या है, ए, और क्या है ये, बी है, ओके। तो हम बी का फोर्स क्या है, ये एफ बी है, और ए का फोर्स क्या है, एफ ए बी, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इन दोनों का आपस में कोलिजन हो रहा है, बाहर से कोई भी बॉडी एक्ट नहीं कर रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है, ओके। सो वी कैन से कि इफ बॉडी ए एंड बी कोलाइड एज shown in figure and no external force, no other external force is applied, दूसरा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, देन क्या कहेंगे आप लोग कि जब ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं तो फोर्स ऑन बॉडी A due to B is given by, देखिए एफ ए बी, समझ रहे हैं आप लोग कि जो A पर जो फोर्स है B के कारण उसको क्या नाम दिया हमने, एफ ए बी, और वो किसके इक्वल होगा, डी पी ए बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो जो A पर फोर्स है तो वो A के मोमेंटम में चेंज के इक्वल ही होगा, तो आप लिख सकते हैं उसको एम वी माइनस यू बाई टी, जो भी है, बट अभी अपन ने डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही लिखा है। नाउ सिमिलरली फोर्स on body B due to A is given by F B A क्या होगा, D P B by dt, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो बॉडी B का फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है बॉडी B के, ओके। सो अब दोनों का अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, अगर इफ नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन सिंस एफ ए बी प्लस एफ बी ए दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, सिंस नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बाहर से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंस नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि कोई भी फोर्स या इसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ज़ीरो, ओके। तो विच इम्प्लाइज एफ ए बी क्या हो गया आपका, एफ बी ए हो गया, और वो भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, या एफ बी ए क्या हो गया, एफ ए बी का नेगेटिव हो गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन, हेंस टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हेंस टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction,
ये सब थियोरिटिकल प्रूफ्स हैं जो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने हैं, बाकी ऐसा नीट जेई की तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद कर सकते हैं कि न्यूटन के तीनों लॉज में से जो रियल लॉ ऑफ मोशन है वो कौन सा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सिंस वी कैन ऑब्टेन द फर्स्ट लॉ as well as third law by the Newton's second law of motion, so second law of motion is the real law of motion. ठीक है, सो विच वन इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया आप लोगों को, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हमने दोनों इससे डिराइव कर दिए, फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर दिया और थर्ड लॉ भी डिराइव कर दिया यूजिंग सेकंड लॉ। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो अभी इम्पल्स पे ही रहेगा। ओके, इम्पल्स के ऊपर ही है लेकिन उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो वो आपको मैं करवा रहा हूँ। ओके, वेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया है। आज के लेक्चर से आप लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जांपल, न्यूटन्स लॉ का सिग्निफिकेंस, ओके, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव करना, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ डिराइव करना, ये सब सीखे हैं। ओके, और एक न्यूमेरिकल जो वेक्टर के ऊपर है, इम्पल्स के ऊपर, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज, फिर कल हम लोग हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन है कि अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg/s स्ट्राइक अगेंस्ट अ वॉल एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। ओके, सो अ बॉल ऑफ मास 5 kg moving with speed, ball of mass 5 kg moving with speed 1 meter per second collides with a wall and with a wall at 45 degree with horizontal and reflects at same angle. Then what is change in momentum? क्वेश्चन तो आपको गाइस सिंपल लग रहा होगा, बट थोड़ा सा मैं इसको वेक्टर से रियलाइज करके बताना चाह रहा हूँ कि मोमेंटम क्या होगा। सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम 5 × 1, सो 5 kg/s, सिंस p = mv, तो यहाँ पर p = क्या आया, 5 × 1, सो 5 kg/s। ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। ये जैसे कोई वॉल है, ओके, दीवार है, और ये इस पर बॉल टकरा रही है हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पर, 45 डिग्री पर। तो जब ये बॉल जा रही है तो गाइस इसका डायरेक्शन ये है। ओके, समझ रहे आप लोग। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिफ्लेक्ट भी इसी पाथ पे हो रही है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे हो रही है। रिफ्लेक्ट वर्ड यूज़ करके ये बताया गया है कि 10th क्लास में जो आपने रिफ्लेक्शन वर्ड देखा है तो वहाँ से इसको कोरिलेट करना कि ऐसे टकरा के ऐसे गई। ओके, अब इस फिगर को देखते हुए लाइक पी का ये डायरेक्शन था, मोमेंटम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। क्या चेंज आया, केवल उसके एंगल में। ओके, सो देखिए वेक्टर में चेंज के लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं
कि कैसे हमको सोल्व करना है, बट यहाँ पर मैं आपको रिजोल्यूशन से वेक्टर को रिजोल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस किस डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है। तो ये डायरेक्शन है यहाँ, ओके, तो इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। तो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, देखिए ये तो हो गया आपका P cos 45, ठीक है, और ये हो गया आपका P sin 45, ठीक है। P की वैल्यू हमने दे रखी है। नाउ इस डायरेक्शन में ये है, तो इस तरफ आपका इस डायरेक्शन में वापस P cos 45 होगा, तो इसी डायरेक्शन में P cos 45, ओके, और इसी डायरेक्शन में क्योंकि ये इस तरफ है तो ये इसका दूसरा वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट आएगा P sin 45, ओके। तो अब ये पूरा जो आपको डायग्राम बना है, तो y डायरेक्शन में क्या हुआ है और x डायरेक्शन में क्या हुआ है ये आपको देखना है, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में क्या हुआ देखिए आप लोग कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अपना क्या है, P sin 45, और माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, P sin 45। तो आप देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों का साइन भी सेम लेना और माइनस फॉर्मूले का है। सो आंसर कितना आ गया, 0। तो डेल्टा पी वाई आपका क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गई बात, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई चेंज मोमेंटम में नहीं हुआ है। नाउ चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज आया ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि देखिए एक डायरेक्शन तो इस तरफ है और एक डायरेक्शन उस तरफ है। सो अगर इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा फॉर्मूला है। और आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला, ये तो किसका रहा, माइनस तो फॉर्मूले का है, ओके। फाइनल मोमेंटम किस तरफ है, उस तरफ है, उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ओके। माइनस P cos 45 और माइनस ये है, और ये फर्स्ट वाला P इस तरफ था, P cos 45, ओके। ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा 2, और ये माइनस P cos 45, ओके गाइस। सो आप लोग अगर इसको सोल्व करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इसकी वैल्यू है P की kg मीटर पर सेकंड, और cos 45 है आपका 1/√2, ओके। तो गाइस इसको सोल्व करेंगे तो आपको डेल्टा px आ रहा है, क्या आ रहा है, डेल्टा px। और इसका आंसर आप लोग चाहे तो कैलकुलेटर से, यहाँ से √2 से 2 कैंसिल होगा तो √2 आएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। सो आप लोग जब कैलकुलेटर से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7.07 kg मीटर पर सेकंड, और वो भी किसका, नेगेटिव का, ओके। नेगेटिव 7.07 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वो भी किसका, नेगेटिव का। और नेगेटिव से क्या पता चलता है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम आया वो वॉल से अवे आया है, वॉल से अवे, ओके। नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है। सो गाइस ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको कोई पर्टिकुलर एंगल दे दे तो हम उसको वेक्टर रिजोल्यूशन से करेंगे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अभी तक आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ तक पढ़े हैं, और न्यूटन के थर्ड लॉ के जो न्यूमेरिकल्स है और इस पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हमको नेक्स्ट लेक्चर में हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम देखना है, ओके। और लिफ्ट में अपेरेंट जो वेट आता है उसका, कि जब बॉडी कोई लिफ्ट में चलती है तो उसको कब उसका वेट 0 होगा, कब उसका वेट खुद के वेट से ज़्यादा होगा, कब उसके वेट से कम होगा, ऐसा भी फील होता है। तो ये सभी केसेस अब हम पढ़ेंगे। न्यूटन्स के थर्ड लॉ तक आपको पढ़ लेना है, ओके। आज का टेस्ट देने के बाद संडे को इन लेक्चर्स को देखिए और नेक्स्ट लेक्चर पर चल पड़िए आप लोग। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय बाय, ओके।